अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम CSC 1 के लेक्चर नंबर 43 कर रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था फाइनाइट टाइम के रिलेटेड। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 43 में हमारे पास आएगा जी हैशिंग एनिमेशन, एप्लीकेशन ऑफ हैशिंग। बेसिकली ये सारी बातें यहाँ पे हम हैशिंग के ही बारे में करेंगे। हैशिंग कब सूटेबल है, कब वो सूटेबल नहीं है, सॉर्टिंग उसकी कैसे की जाती है, एलिमेंट्री सिलेक्शन एल्गोरिथम कैसे करते हैं और सिलेक्शन सॉर्ट कैसे करते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको इजी टू द पॉइंट बताऊँ ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। और ये मेरी गारंटी है कि फाइनल टर्म के लिए आप अगर मेरी वीडियोस देखते हैं तो इसके बाद आपको किसी भी MCQs फाइल या शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड फाइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जी शुरू करते हैं हैशिंग एनिमेशन के थ्रू। अब हैशिंग बेसिकली चीज़ क्या है या इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहानी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर पसंद आए तो कमेंट भी कीजिएगा। अब हम इसमें बात करेंगे जी कुलाइन स्ट्रेटजीज़ के अंदर, जो हैशिंग के अंदर होती हैं कुलाइन स्ट्रेटजीज़, उसमें उसके मुताबिक हम बात करेंगे। यहाँ हम 3 सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जो बेसिकली होंगे लीनियर प्रॉबिंग, कोऑर्डिनेट प्रॉबिंग एंड लिंक लिस्ट चैनिंग। ये 3 चीज़ें जी हम इन्वॉल्व होंगी हैशिंग के अंदर। दैट इज़ लीनियर प्रॉबिंग, ये हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं। इन्हें मैं सेपरेट इसलिए करके लिखती हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। आप लोग जब देखें तो यही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, ये सारी कुछ आ जाता है इसमें। जी लीनियर प्रॉबिंग, लिंक लिस्ट चैनिंग है। हैशिंग इज़ वास्ट रिसर्च फील्ड। याद रखें हैशिंग जो होती है वो वास्ट मतलब उसका वसी तरीन रिसर्च फील्ड है। इसमें हम हैश फंक्शन कवर करते हैं, स्टोरेज को इनफैक्ट कवर करते हैं। अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट था जी, हैशिंग में हम क्या चीज़ कवर करते हैं, हम हैशिंग में कवर करते हैं जी स्टोरेज, क्लाइंट इशू और हैश फंक्शन। या के पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता था कि क्या चीज़ हम हैशिंग में, मैंने आप लोगों के पेपर्स चेक किए थे, हैशिंग के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यहाँ पे। तो मैं कोशिश करूँगी आपको कंप्लीट समझा सकूँ। ये है जी हैशिंग के अंदर हैशिंग कवर हैश फंक्शन, स्टोरेज एंड क्लाइंट इशू एक्सेट्रा। फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है जी, ऑपरेशन ऑफ इंसर्ट, डिलीट एंड फाइंड आर परफॉर्म इन कांस्टेंट टाइम यूजिंग दिस हैशिंग स्ट्रेटजी। अच्छा, हैशिंग स्ट्रेटजी के अंदर जिस चीज़ को हम देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो काम करता है वो इंसर्ट करना और डिलीट करना और फाइंड करना, एक साथ ये काम करते हैं हैशिंग के अंदर। ये एक और हमारे पास इम्पॉर्टेंट हो गया था, हमने इसे भी हाईलाइट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं जी कांस्टेंट टाइम मीन्स। अब कांस्टेंट टाइम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टाइम डज नॉट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन अ डेटा वॉल्यूम। अगर डेटा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो उसका टाइम इंक्रीज नहीं होगा। हम आगे चल के देखेंगे कि डेटा वॉल्यूम में कैसे इंक्रीज हो रहा है और टाइम कैसे इंक्रीज नहीं हो रहा। ये फार्मूला में आगे मिलेगा तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद है जी हाउ एवर इफ क्लाइंट स्टार्ट हैपनिंग देन द टाइम डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। बट उन्होंने पहले कहा ना कि कांस्टेंट टाइम का मतलब होता है टाइम इंक्रीज नहीं होना। अगर डेटा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बट टाइम इंक्रीज नहीं हो रहा। लेकिन याद रखें कुलाइन जब स्टार्ट होगी, ये आपके MCQs में भी आ सकता था और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है। कुलाइन स्टार्ट होगी ना तो टाइम फिर उसके बाद रिमेन कांस्टेंट नहीं रहेगा। टाइम कब कांस्टेंट नहीं रहेगा, जब कुलाइन स्टार्ट होगी। if we see linear probing, अब हम जी चलते हैं लीनियर probing की तरफ। ये है जी हमारे पास पहला, अब हम इसे डिस्कस करेंगे। we had to insert the data by sorting the array sequentially। अब हम लोग देखते हैं जब लीनियर प्रॉब्लम आएगी तो इसमें हम डेटा करेंगे इंसर्ट ये हम करेंगे सॉर्टिंग द एरे सिक्वेंशली, सीक्वेंस वाइज हम डेटा इंसर्ट करेंगे एरे के अंदर। द केस विद कोऑर्डिनेट के साथ भी यही केस होगा, यानी कि उसमें भी हम देखेंगे कि इंसर्ट करेंगे डेटा सीक्वेंशियल वाइज होगा, यानी सीक्वेंस वाइज कोऑर्डिनेट और लीनियर प्रॉब्लम में होगा। आगे पास दो आ जाते हैं, लीनियर प्रॉब्लम में सीक्वेंस वाइज होगा और कोऑर्डिनेट में भी सीक्वेंस वाइज होगा। इन केस ऑफ लिंक लिस्ट, अब लिंक लिस्ट जो आ गया, अब लिंक लिस्ट में क्या होता है जी, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट तो स्टार्ट करते हैं बट ये टाइम भी लेता है और मेमोरी भी लेता है, क्योंकि लिंक लिस्ट होता है यानी लिंक को हर लिस्ट का लिंक प्रोड्यूस करता है। सो टेक टाइम एंड मेमोरी। बट हम इसमें जब हैशिंग को देखेंगे तो हम देखेंगे कि हैशिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है।
अब जी हैशिंग इम्प्लीमेंट कैसे होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो हैशिंग याद रखें इम्प्लीमेंट होता है यूजिंग एनिमेशन। अब एनिमेशन कैसे हमें प्रोड्यूस मिलेंगे, ये कहाँ से मिलती हैं? तो ये जावा प्रोग्राम में प्रोड्यूस होती है, मतलब जावा प्रोग्राम प्रोवाइडेड होती हैं। दिस एनिमेशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन अ जावा प्रोग्राम। हमने सी प्लस प्लस आगे चल देखें, अभी तो हम सी प्लस प्लस पढ़े हैं, बट जब सी प्लस प्लस से आगे हमारे लेक्चर्स बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जावा और सी प्लस प्लस एक जैसे होते हैं, मतलब दोनों की लैंग्वेज एक जैसी होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम उसका जो होता है जावा का जो प्रोग्राम रिटन होगा तो आप देखेंगे आपको लगेगा कि ये सी प्लस प्लस का है, ये क्वाइट सिमिलर होता है, उनके सिंटैक्स क्वाइट सिमिलर होते हैं। अब जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज एवरी लैंग्वेज हैज़ ए स्ट्रॉन्ग एरिया। एक और इम्पॉर्टेंट था जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज़ होती है, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्ट्रॉन्ग एरिया रखती है ताकि वो बेटर एप्लीकेशन दे सके। जावा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, क्यों हो चुका है? क्योंकि उसमें इंटरनेट फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। हमने देखा कि इसका सिंटैक्स जो होता है वो क्वाइट सिमिलर होता है सी प्लस प्लस के। अच्छा, अब वही एनिमेशन जो हम पढ़ रहे थे ना, ये याद रखें एनिमेशन के थ्रू होता है हैश इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो एनिमेशन होती हैं कहाँ शोन होती हैं? ये ब्राउज़र में शोन होती हैं। दिस एनिमेशन विल बी शोन इन द ब्राउज़र। ये आपके एमसीक्यूज भी बन सकता था। दिस इज एन एप्लेट रिटन इन अ जावा लैंग्वेज। ये एक एप्लेट होता है जो जावा लैंग्वेज में लिखा होता है। वी विल सी लीनियर प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेट प्रॉबिंग एंड लिंक लिस्ट चेंजिंग इन इट। अब जब एनिमेशन हमारे पास शो हो जाती है ब्राउज़र में जो कि जावा लैंग्वेज में होता है, तो हम वहाँ देखते हैं कि लीनियर प्रॉब्लम भी होगा, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम भी होगा और लिंक लिस्ट चेनिंग भी होगा। दिस एन एग्जाम्पल हाउ डू वी सॉल्व क्लाइन। अब हम बताते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ क्लाइन कैसे सॉल्व होती है। अब जी साइज ऑफ द एरे इज 100। अगर साइज उसका एरे का 100 है तो याद रखें हम जब भी एरे के साइज हमारे पास 100 आएगा ना तो हम 1 से लेकर 100 तक नहीं लिखेंगे। याद रखें इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। 0 to 99 मीन 100। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ द एरे हैज़ 2 लोकेशन। याद रखें दो, हर एलिमेंट के अंदर जो एरे की लोकेशन होती हैं वो 2 होती हैं, यानी कि हम उसमें 200 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। जब हम पहले क्लाइन स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम की तो हम सेकंड पार्ट ऑफ द एरे लोकेशन को यूज़ करते हैं। सेकंड क्लाइन करते हैं तो हम लीनियर प्रॉब्लम स्टार्ट कर देते हैं। एट द टॉप राइट कॉर्नर वी हैव हैश फंक्शन दैट इज एक्स एंड इट्स डेफिनेशन इज mod 100। जब ये आगे चल के मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी, आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। दैट इज व्हेन अ नंबर इज पास टू 8। याद रखिए mod 10 का मतलब होता है हैश एक्स। अगर आपसे हैश एक्स के बारे में पूछा जाता है कि इसकी सिंबल क्या है तो आप लिखेंगे mod 100। mod 100 इज अ हैश एक्स, या mod 10 भी हो सकता है। और ये सारा जितने भी आपको नंबर ऊपर मिले होंगे mod के साथ आपका ये फंक्शन आएगा। इट विल टेक mod with 100 and return the result which is used as index of the array। अच्छा, इस एग्जाम्पल हम नंबर यूज़ कर रहे थे, हम डील नहीं कर रहे थे करेक्टरिस्टिक्स के साथ। अगर हम स्टैटिस्टिकल टेबल को ऑन द राइट साइड पे यूज़ करें, दिस प्रोग्राम विल जनरेट 100 रैंडम नंबर। कितने नंबर यूज़ करेगा? 100 रैंडम नंबर। यूजिंग द हैश फंक्शन इट विल स्टोर दीज इन द एरे। द नंबर विल बी स्टोर इन द एरे एट अ डिफरेंट लोकेशन। एक और इम्पोर्टेंट था, याद रखें जो नंबर ऑफ एरे जो होता है ना स्टोर, वो डिफरेंट लोकेशन पे होता है। नाम इसे भी प्रोमिनेंट कर देते हैं ताकि हम जब भी खोलें हमें पता हो। द नंबर विल बी स्टोर इन द एरे एट अ डिफरेंट लोकेशन। ये मुख्तलिफ लोकेशन में स्टोर होता है। इन द बॉटम लेफ्ट वी हैव हैशिंग एल्गोरिथम। एक और इम्पोर्टेंट था जी, याद रखें इन द बॉटम लेफ्ट। अब हैशिंग एल्गोरिथम कहाँ पाया जाएगा? तो हम इसे करेंगे जी, ये बॉटम लेफ्ट की तरफ होता है हैश एल्गोरिथम। हम इसे भी कर देते हैं प्रोमिनेंट। ओके, ये गलत हो गया, हमने यहाँ पे ऐड टेक्स्ट करना था। जो चीज़ समझ नहीं आती वो मुझसे पूछ लीजिएगा, ये बहुत इजी हो जाएगा इसके बाद। एट द बॉटम लेफ्ट वी हैव हैशिंग एल्गोरिथम। अब जी हम देखते हैं वी हैव चूज इन द लीनियर प्रॉब्लम। अगर हम लीनियर प्रॉब्लम चूज करते हैं तो क्या होगा? हम सॉल्व करते हैं इसी प्रॉब्लम को, तो हम देखेंगे कि जब हम रन बटन को प्रेस करेंगे तो ये नंबर रैंडमली चूज करेगा और उसे डिवाइड करेगा 100 पर, और जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा वो हैश वैल्यू होती है। एक और इम्पोर्टेंट था जी, जो रिमाइंडर हमारे पास बचता है वो हमेशा हैश वैल्यू होती है।
जो एरे इंडेक्स यूज़ करता है। अगर हम 506 को यूज़ करते हैं तो हम उसे डिवाइड करते हैं 100 पर, तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 6। यही चीज़ मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट कर दी थी, हाईलाइट कर दी थी। रिमाइंडर इज़ द लोकेशन ऑफ एरे वेयर द नंबर इज सेव्ड। अब जो होता है ना रिमाइंडर होता है वो 6 है। अब हम जब एरे का इंडेक्स चेक करेंगे तो हमें पता होना चाहिए 6 कहाँ से आया। जब हमने एक पूरे नंबर को 100 से डिवाइड किया, जो उसका रिमाइंडर बचा वो हमारे पास इंडेक्स एरे में होता है और हैश उसे वैल्यू कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 506 को 100 में मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया सॉरी, तो फिर रिमाइंडर हमारे पास 6 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 6 एरे लोकेशन पे ये एड्रेस सेव हो जाएगा। अगर इसी तरह हम 206 को करते हैं और हमारे पास फिर 6 आता है, बट हम जब देखते हैं 6 को तो ये तो ऑक्युपाइड है, यानी कि वो 506 के पास है, तो हम उस लोकेशन को सेव करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द लोकेशन। यानी कि हमने पढ़ा था ऊपर कि 6 का जो हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, तो एक पार्ट हमने 6 को ऐड कर दिया, फिर सेकंड पार्ट में भी हम 206 को करते हैं। अगर हम नंबर ऑफ 806 यूज़ करते हैं तो इसका रिमाइंडर आल्सो 6 होगा। अब हमारे दोनों पार्ट्स ऑक्युपाइड हैं, अब हमारे पास 6 है नहीं। अब हम क्या करें? अब हम ऐसे करते हैं कि लीनियर प्रॉब्लम के थ्रू हम सीक्वेंस वाइज चल रहे होते हैं ना, तो इस वजह से हम जो इसका एरे लोकेशन होगा वो 7 में डिक्लेयर कर देंगे। इफ़ वी हैव अनदर हैविंग रिमाइंडर 6, अगर हमारे पास एक और 6 है तो हम सेकंड पार्ट ऑफ लोकेशन में इसे रखते जाएंगे। फिर हम 7 को करेंगे, फिर हम देखेंगे कि जी इसका भी ऑक्युपाइड हो गया है दोनों फंक्शन। अगर रिमाइंडर हमारे पास 7 आ रहा है तो हम सिमिलरली उसे भी 1 पार्ट में लिखेंगे, और फिर एक और अगर 7 आता है तो सेकंड पार्ट में हम उसे कर देंगे 8 के। यूं जी ये हमारा सारा प्रोसेस चलता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जी आखिर तक हम जब लेकर आएंगे, जब हमारे पास फुल ऑक्युपाइड हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे क्लस्टरिंग इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। याद रखें सारे प्रॉब्लम लीनियर प्रॉब्लम के एंड पर हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? क्लस्टरिंग इफेक्ट्स। जैसे कि हमने देखा कि लोकेशन 63 पर आर नंबर हैविंग रिमाइंडर एज 63 आर क्लस्टर्ड अराउंड लोकेशन 63। अब वो इस तरह हो जाएगा कि एक हमारे पास यहाँ पे 63 है, तो ये सारा फुल हमारे पास मैकेनिज्म में आ जाएगा, क्योंकि हमारे सारे फुल हो रहे थे ना। फुल 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 मतलब हर चीज़ इस तरह बनती जाएगी। ये यहाँ पे एक क्लस्टर फॉर्म प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, यानी सारा कुछ 63 के अराउंड ही चलेगा। जब ये देखेंगे तो ये क्लस्टरिंग का फैक्ट्स हमारे पास प्रोड्यूस हो गए हैं। अब जी हम बात करते हैं कोलियन रेजोल्यूशन के बारे में, यानी कोलियन रेजोल्यूशन एल्गोरिथम के बारे में, या हम इससे कोलियन रेजोल्यूशन एल्गोरिथम को हम क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं। आगे हमने पढ़ा था लीनियर प्रॉब्लम में हमने यूज़ किया था। अब हम करेंगे जी क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम के अंदर। अब हमने दोबारा रन किया। अब जब हमारे पास आया जी ईच लोकेशन, वही बात सिंपल वैसे ही है जैसा हमने प्रॉब्लम के साथ किया था, क्योंकि हमें पता था कि सिमिलर होता है और प्रॉब्लम का सॉरी इसका क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम सिमिलर होता है लीनियर प्रॉब्लम का। तो ये सारा प्रोसेस वैसे ही अक्कर होगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, हम उसे देख लेते हैं। एंड क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम वी एड स्क्वायर ऑफ 1 फर्स्ट। याद रखें इन क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम जो होता है हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ऑफ 1 फर्स्ट, दैट इज 1, then sequence of 2 and so on. In case of Boolean, here we have used different hash function. We will take the mode with 75. When the both parts of the array location is filled, we will see the quadratic problem to store the next number. Analyze the number and see where the Boolean have happened. अब जी कुछ देखते हैं हम कि लिंक लिस्ट चेंजिंग में कैसे यूज़ होती हैं एनिमेशन। याद रखिए जब हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन प्रॉब्लम किया था तो हमारे जब दोनों हाफ फुल हो गए, हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर के बाद हमने पूरा उसका प्रोसीजर किया जैसे हमने लीनियर प्रॉब्लम का किया था। अब जब लीनियर क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम के बाद हमारे पास सारी चीज़ें फिल हो गई, यानी सारे पार्ट्स फिल हो गए, तो फिर यहाँ पे एक और चीज़ प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ कॉल्ड लिंक लिस्ट चेनिंग। अब लिंक लिस्ट चेनिंग क्या करती है जी? जब इनके दोनों फील्ड हो जाते हैं तो इसके अंदर वी हैव 4 नंबर हैविंग रिमाइंडर 0। अब अर्ज करें कि आपके पास 4 नंबर हैं, उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 है। द 2 नंबर विल बी स्टोर्ड इन द एरे एंड द नेक्स्ट 2 विल बी स्टोर्ड यूजिंग द लिंक लिस्ट व्हिच इज अटैच्ड एट द लोकेशन। अच्छा, अब 2 नंबर तो हमारे पास 0, 4 नंबर थे हमारे पास एज अ 0। अब वो तो स्टोर हो गए हमारे एरे के अंदर।
ये हमने एरे के कर दिया स्टोर। अब हमने दो और करने थे। अब इसी के साथ एक लिंक हो गया, लिस्ट हमारे पास बनी जिससे में हमने कॉल हमने स्टोर किया ज़ीरो को, यहाँ पर आकर हमने फिर स्टोर को इसको ज़ीरो को स्टोर कर दिया। यानी कि जब दो पार्ट्स फिल हो जाएं इस क्वाड्रेटिक और प्रॉब्लम लिंक प्रॉब्लम के, तो जो थर्ड चीज़ प्रोड्यूस होती है वो लिंक लिस्ट होती है। यानी कि हमारे पास अगर 4 नंबर्स आ रहे हैं तो हमें कहाँ रखना होगा, दो तो हमारे पास फिल हो गए, अब दो अकेले छोड़े तो नहीं जा सकते। उसके लिए हमें एक लिस्ट बनाई हमने जिसे लिंक लिस्ट का नाम दिया और उसके साथ हमने अटैच कर दिया और उसमें हमने ज़ीरो को ऐड कर दिया। कुछ हमने देखा कि हैशिंग, यहाँ तक हमें पता चला कि हैशिंग जो होता है वो कुछ चीज़ों के लिए यूज़फुल है, बट सर्टेन सिचुएशन टेबल एडिटी कैन बी यूज विच इंटरनली वुड बी यूजिंग हैशिंग। अब एक और टेबल हमारे सामने आता है जी ADT। अब ADT के बारे में हम आगे जाके से बात करते हैं। इसमें हम हैशिंग देखेंगे कि वो इसमें इंटरनली मौजूद होती है। एप्लीकेशन ऑफ हैशिंग, याद रखें आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ हैशिंग या व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ हैशिंग, तो आप यही आंसर उसका लिखेंगे। आपके पास मैं 2016 का पेपर देख रही थी, उसमें था व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ हैशिंग। फिर हमारे पास आया जी एक और क्वेश्चन नंबर 2019 में था या 2011 में था, इस तरह कुछ था, तो उसमें था कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ हैशिंग, तो आप दोनों में यही चीज़ लिखेंगे। यानी कि आप लिखेंगे कंपाइलर यूज हैश टेबल टू कीप ट्रैक ऑफ डिक्लेयर वेरिएबल। हैश क्या यूज़ करता है, हैश क्या करता है, वो ट्रैक करता है डिक्लेयर वेरिएबल्स को, यानी सिंबल टेबल में के अंदर। फिर जी हम देखते हैं कंपाइलर कैसे यूज़ करेगा जी। कंपाइलर यूज हैश टेबल इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट सिंबल टेबल। ऊपर हमने बात की थी ना कि वो ट्रैक करेगा डिक्लेयर से वेरिएबल्स को, फिर वो इम्प्लीमेंट करेगा। कंपाइलर है ना वो यूज़ कर रहा है हैश को, तो वो पहले वो ट्रैक करेगा कौन से डिक्लेयर हो चुके हैं वेरिएबल, फिर कंपाइलर यूज़ करेगा हैश टेबल को ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके सिंबल टेबल को। अब सिंबल टेबल क्या है जी, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है completion process का। Compiler put variable inside symbol table during this process। याद रखें जो सिंबल टेबल है वो कंपाइलर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। कंपाइलर अपने वेरिएबल सारे उसके अंदर रखता है ताकि वो फिर प्रोसेस कर सके। कंपाइलर हैज़ टू कीप ट्रैक ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ वेरिएबल। कंपाइलर का काम होता है कि वो वेरिएबल का ट्रैक करे। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट था जी वेरिएबल। अ वेरिएबल नेम विल बी पैरामीटर और द की टू दीज ऑपरेशन। याद रखें वेरिएबल नेम क्या होते हैं, वो एक पैरामीटर होते हैं या पैरामीटर होते हैं या कीज होती हैं उस ऑपरेशन के, एक खास सिंबल्स होते हैं। द नेम ऑफ द वेरिएबल, इट टाइप, स्कोप एंड फंक्शन नेम वेयर इट इज डिक्लेयर एक्सेप्टेड इज पुट इनटू द सिंबल टेबल। अब सिंबल टेबल में हमने शुरू में बात तो कर ली कि उसने अपने वेरिएबल्स रख दी। अब वेरिएबल्स चीज़ क्या थे वो भी मैंने आपको बता दी, वो पैरामीटर्स होते हैं या की होते हैं। अब दोबारा मैं बताती हूँ कि वो वेरिएबल्स पैरामीटर और की तो होते हैं, बट उनके अंदर होता क्या है। उनके अंदर एक किसी भी किस्म की वेरिएबल नेम हो जाता है, उसकी टाइप आ जाती है, स्कोप आ जाता है, इवन फंक्शन नेम आ जाता है जहाँ वो डिक्लेयर करता है। आप लोग C++ करते हैं, जब आप रन करते हैं और डिक्लेरेशन आ जाती है आपके पास। सो ये सारा काम हैश करता है, बट कंपाइलर करवाता है। कंपाइल करने के बाद वो हैश के अंदर स्टोर होते हैं और यूं सॉरी हैश के अंदर स्टोर ही हैश डिटेक्ट करता है सिंबल टेबल को, सिंबल टेबल के अंदर स्टोर होते हैं, यूं फिर वो हमारे सामने आते हैं। If you consider the operation on a symbol table, those can be insertion of variable information, search of variable information or deletion of a variable. Two of these, insert and find, are most used operator। अच्छा आपके पास एक और क्वेश्चन आ सकता था कि कंपाइलर कौन सा ऑपरेटर यूज़ करता है। याद रखिए कंपाइलर हमेशा दो यूज़ करता है ऑपरेशन दैट आर इंसर्ट एंड फंक्शन ऑपरेटर। ये भी हम प्रोमिनेंट कर ही देते हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। ये जी हमारे पास आ गया। इंसर्ट एंड फाइंड आर मोस्टली यूज ऑपरेटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। But there is one slight problem that if you name the variable as x outside of a code block and inside the code block, अगर आप लोग वेरिएबल लिखते हैं, एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ बताई कि कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। अब वो क्या प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर आप x को आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक कोड ब्लॉक लिखें और एक और x आप लिखें इनसाइड ऑफ द कोड ब्लॉक, अब जब आप डिक्लेयर करेंगे एक और वेरिएबल को जो इसकी सिमिलर टाइप होगी, उसका नाम भी सिमिलर होगा,
तो कौन द ओनली नेम कैन नॉट बी द की एंड स्कोप इज द ओनली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, आपके पास एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि नेम और नेम इज की हमारे पास वो होती है जो यूनिक होती है, बट नेम इज नॉट यूनिक, क्योंकि एक्स आपको आउटसाइड भी है और इनसाइड भी है। आपने एक और वेरिएबल इंटर किया, उसमें भी आपने वही एक्स लिखा है आउटसाइड और इनसाइड। अब जब आप डिक्लेयर करेंगे तो आपको एरर देगा। अब क्या कहेगा कि देखेंगे आपका गलत है, क्योंकि एक्स जो है वो की नहीं है। स्कोप इज ओनली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। की या स्कोप वो होते हैं जो डिफरेंट हों या यूनिक हों। Supposing that all variable inside the program have unique name, variable name can be used as a key. देखिए मैंने आपको यही बताया कि unique name होते हैं, unique variable names होते हैं जो यूज़ होते हैं as a key. वो प्राइमरी की, और ये आपको पता होना चाहिए कौन सी कीज़ होती हैं ये सारी। कंपाइलर विल insert the variable information by calling the insert function and by passing in the variable information. अब कंपाइलर कैसे इंसर्ट करेगा? वो इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेगा और पास करेगा वेरिएबल इंफॉर्मेशन को। It retries the variable value by passing in the variable name. अच्छा, हैश टेबल। अब हमने सेकंड उसके एग्जांपल एप्लीकेशन देखी। एक तो हमने देखा कि उसने स्टोर किया। अब या तो ये लिखते हैं कि कंपाइलर यूज हैश टेबल टू ट्रैक कीप ट्रैक ऑफ डिक्लेयर वेरिएबल, या ये लिखते हैं कंपाइलर यूज हैश टेबल इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट सिंबल टेबल। फिर आप सेकंड लिखेंगे जी यूजेज अनदर यूजेज ऑफ हैशिंग इज गिवन बिलो। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी था आपके पास कि हैशिंग के यूजेज लिखें। ये तीन क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो इनका आंसर हमारे पास एक ही आएगा। अब वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? ये आपके लॉन्ग में ज़्यादा आते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्पल ऑफ हैशिंग। अब एग्जाम्पल ऑफ हैशिंग का मतलब यही है। फिर आपके पास आ सकता है जी एप्लीकेशन हैशिंग। अब आपने सिंपल करना क्या है कि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन, वो खाली आगे पीछे का क्वेश्चन दे देते हैं। फिर आपके पास एक और वो बताया, पूछ सकते हैं यूजेस ऑफ हैशिंग। अब हैशिंग के या काम बताएं, उसकी एग्जांपल बताएं, या तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंपल सी एक ही चीज़ है। उन्होंने बस इसके क्वेश्चन डिफरेंट बना दिए हैं, हमने इनके साथ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए। ये आपके क्वेश्चन बन रहे थे, मैंने इन तीनों को चेक किया था। इनफैक्ट मेरे पास फाइल है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ उसके हैशिंग के बारे में। ये तीन क्वेश्चन उसमें थे, तो मुझे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा था। अच्छा जी, हैश टेबल इज़ यूज फॉर ऑनलाइन चेकिंग। सिंपल, वेरी सिंपल, ऑनलाइन चेकिंग करता है। किस चीज़ की? स्पेलिंग। रुकिए, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, मैंने स्पेलिंग लिखा ही नहीं। ऑनलाइन स्पेलिंग चेकिंग। अब ये आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे MS वर्ड पे आप लिखें ना, कोई भी चीज़ लिखेंगे ना, फ़र्ज़ करें आप हैश लिख रहे हैं, आप इसे कॉपी करेंगे ना, अगर आपको नहीं समझ आ रहा भी इसका मतलब क्या है, सिनोनिम्स। बेसिकली जो सिनोनिम्स होते हैं वो सारा कुछ ये हैश बताता है। अब जी इसमें कहते हैं कि इफ मिस स्पेलिंग डिटेक्शन रेदर देन करेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, एंटायर डिक्शनरी कैन बी हैश एंड वर्ड चेक इन अ कॉन्स्टेंट टाइम। वो तो सिनोनिम का हो गया। अब बट हम अभी जावा का कर रहे थे, तो अब आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही हैं, आपने प्रोग्राम रन किया तो आपको मिस्टेक्स एरर आ रहे हैं, तो अब वो एरर किस तरह चेक हो रहे हैं? वो हैशिंग के थ्रू हो रहे हैं। वो ऑनलाइन चेक करेगा, फ़ौरन आपको मिस स्पेलिंग को वो डिटेक्ट करेगा, उसे करेक्ट नहीं करेगा, वो उसे सिर्फ डिटेक्ट करेगा और आपको एक डिक्शनरी प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि उसका फ़ौरन कॉन्स्टेंट टाइम पे ना एट द मोमेंट वो आपको बताएगा कि क्वेश्चन आंसर इसका ये स्पेल मिस्टेक है, सो इसे करेक्ट। वो अंडरलाइन लाइंस आ जाती हैं, मैं आपको यहाँ भी दिखा सकती हूँ, देखें। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ ना, अब ये देखें, अब ये कुछ चीज़ नहीं है, फ़ौरन इसने फ़ौरन से बता दिया, देखें इसने डिटेक्ट कर दिया, ये भी गलत है आपका। अब मैं इसे जाके चेक करूँगी तो वो बताएगा कैसा कोई लफ्ज़ है ही नहीं, अगर है तो उसकी डेफिनेशन, उसके मानी क्या होंगे या सारा कुछ। ये सारा काम करता है जी हैश टेबल। अब जी इसके यू मस्ट हैव यूज स्पेल चेकर इन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। अब वो स्पेल चेकर हो गया जी MS वर्ड में, जो सिनोनिम के बारे में आपको बताया था। आप लोग पेपर में भी कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना होगा। इंग्लिश का पेपर होता है या आपको किसी भी पेपर है, आपको नहीं समझ आ रहा कोई वर्ड उसका मतलब क्या है, आप उसको सिंपल कॉपी करें और पेस्ट करें MS वर्ड पे। आप उस पर लेफ़्ट क्लिक करें, उस पर आपको ऑप्शन आ जाएंगे सारे। उसके बाद यहाँ पे आपकी स्पेल चेकिंग आ जाएगी सारा, और यहाँ पे आपका आएगा क्या, सिनोनिम। आप सिनोनिम चेक करें, वो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, वहाँ से आपको आंसर मिल जाता है। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई थी जी।
ऑटोमेटिकली आपको करेक्ट आंसर मिल जाता है। अच्छा, हैशिंग कैन बी यूज टू फाइंड द स्पेलिंग मिस्टेक। वही बात जो हमने की कि हैशिंग जो होता है वो क्या चीज़ यूज़ करता है, वो स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करता है। अब वो आपको कहाँ से बताएगा, वो आपको स्पोकन इंग्लिश के थ्रू बताएगा। मतलब कंस्ट्रक्ट है, टेबल, सारे वर्ड्स होंगे वो स्पोकन इंग्लिश में होंगे, वो सिंपल जाके इंग्लिश डिक्शनरी में यूज़ करेगा। याद रखें, हैश टेबल आर यूज फॉर चेकिंग इन इंग्लिश डिक्शनरी। बट अब यहाँ पे एक आ गया प्रॉब्लम। अगर आपके पास एक वर्ड है, आप उसे मैच कर रहे हैं जो आपके पास एक डिक्शनरी दी गई है, बट वो वहाँ मैच नहीं हो रहा, तो उसकी हाई क्लियर एंड हाई पॉसिबिलिटी होगी कि वो वर्ड इनकरेक्ट है। बट वहाँ पे कुछ थोड़ी सी, यानी 99% पॉसिबिलिटी है कि वो वर्ड इनकरेक्ट है, बट 1% चांस है कि वो करेक्ट है, बट उस हैश टेबल में वो वर्ड प्रोड्यूस नहीं है। अब जी एक और इसके पास यूज हमारे पास आ गया था। बेस्ड ऑन द हाई प्रोबेबिलिटी अ मैसेज कैन बी डिस्प्ले टू द यूजर ऑफ एप्लीकेशन दैट इज एन एमएस word is wrong. MS Word does the same as for the correct feature is concerned. It is another algorithm which we are not going to discuss here. यहाँ पे ये कर दिया गया, ये इसका सेकंड पार्ट नहीं था। अब ये जी हाई प्रोबेबिलिटी इसमें यूज़ होती है, यानी कि वो वर्ड को चेक करता है और ये सारा काम करते हैं। अब हम देखते हैं जी कुछ और एग्जांपल हैं। अब एक यहाँ पे उन्होंने बताया जी गेम के बारे में। जैसे कि गेम, जो गेमर होते हैं उन्हें कंप्यूटर पर गेमिंग हमेशा ग्राफिकल होती है, उनकी पोजीशन जो होती है वो चूजन होती हैं बाय द कंप्यूटर और द प्लेयर। हम जब गेम खेलते हैं, एक कंप्यूटर गेम खेलते हैं, आप कर रहे हो तो प्लेयर्स जब होते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बताया था, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी जी चेस की। चेस के अंदर कितने पीस होते हैं? 64 पीसेस। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। अब जो इसके एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैश फंक्शन कैन बी यूज टू क्विक चेक फॉर इनइक्वलिटी। याद रखें, हैश क्या यूज़ करता है? इनइक्वलिटी। वो ये नहीं यूज़ करेगा कि आप ठीक कर रहे हो या गलत स्पेल यूज़ कर रहे हो, वो ये भी यूज़ चेक करेगा कि वो फ़ौरन चेक करेगा वो इक्वल है या नहीं। ये जी इसका पार्ट था। इफ टू एलिमेंट हैश और डिफरेंट वैल्यू देन दे मस्ट बी डिफरेंट। अब यहाँ पे यही बता रहे हैं कि देखें, वो ये नहीं चेक करेगा कि स्मॉल है या बिग है, वो उसको सिर्फ इंटरेस्ट होगा ना कि ये इक्वल है या नहीं। अगर for this we use hashing. If the two data items don't collide, then their hash value will be different. अगर वो collide नहीं करते तो उसकी hash value different होगी। याद रखें, अगर वो collide नहीं करते तो वो उनकी hash value वो different होगी और दो different values पर कहा जाएगा, जिसे हम कहते हैं unequal है। अब एक और हमारे पास क्वेश्चन आ गया था जी, when hashing is suitable। हैशिंग किस चीज़ में खुश मतलब अच्छी रहती है? हैश टेबल आर वेरी गुड इफ़ देयर इज़ अ नीड फॉर मैनी सर्च एंड रीजनेबली स्टेबल टेबल। अब हैश जो होता है ना टेबल, उसमें हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है जब देखते हैं बहुत ज़्यादा सर्चेज हो रही हैं और इसमें स्टेबल टेबल यूज़ हो रहा है। वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि इंग्लिश डिक्शनरी में यूज़ होता है। We had constructed a hash table for all words inside dictionary and we were looking for different words in it. So majorly these were frequent look और हैश टेबल आर नॉट सो गुड। अब यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज आ जाते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है जी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। गाइस काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपको मज़ीद बता सकूं, ऐसी वीडियोस आपको दे सकूं। ये आपके पास आ जाता है जी एडवांटेज के अंदर। ये आपके पास एडवांटेज के अंदर आ गया है, ठीक है, गुड, ओके। वर्सेस, अब यहाँ पे हम वर्सेस लिख देते हैं ताकि आपको पता हो, यानी अनगुड किस में आएगा, यानी कि डिसएडवांटेज क्या होगी। हैश टेबल आर नॉट सो गुड इफ़ देयर आर मैनी इंसर्शन। याद रखें, वो हैश टेबल कभी भी ठीक नहीं साबित होगा जब इसमें बहुत ज़्यादा इंसर्ट कर रहे होंगे या बहुत ज़्यादा आप डिलीट ऐड कर रहे होंगे। हैश टेबल हमारे पास ऐसे ही काम करता है। अगर आप उसमें बार बार एक चीज़ को डाल रहे हैं या एक डेटा को डाल रहे हैं और उसे फिर डिलीट भी कर रहे हैं तो हैश टेबल वहाँ काम नहीं करेगा। जैसे कि हमने बात की थी, पढ़ा था एवीएल ट्री के अंदर। एवीएल ट्री माइट बी अ गुड ऑप्शन बट बियर इन माइंड दैट देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट स्टैटिस्टिक्स to go for hash table and then to AVL tree.
Also, hashing is very slow for any operation which require the entries to be stored. Find the minimum key. अब बता रहे हैं जी, देखें हैशिंग जो होता है वो बहुत आहिस्ता काम करता है किसी भी ऑपरेशन में जहां हम एंट्रीज ऐड कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी थी जी मिनिमम की। एट द टाइम यू डू other operation of insert, delete and find, but additionally you require the data and stored order on the minimum or maximum value. हमने यहाँ बहुत दफ़ा ये बात की कि जब हम इंसर्ट करते हैं किसी डेटा को एक एरे के अंदर, तो जो हैश टेबल विदाउट हैश टेबल ना, एनी सॉर्ट ऑर्डर एंड इट इज स्कैटर्ड through the array in such a function that there are holes in the array. अगर हम किसी भी इंसर्ट करते हैं डेटा को एरे के अंदर हैश टेबल को यूज़ किए बगैर, तो उसके नतीजे में होता है ऐसा है कि जो फंक्शन एरे के अंदर होता है वो बिखर जाता है, यानी स्कैटर्ड हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि होल्स होते हैं एरे के अंदर। इन सर्कमस्टांसेस की वजह से हैश टेबल यहाँ पे यूज़फुल नहीं होता। आपको याद होना चाहिए कि जब हमने एनिमेशन पढ़ा था तो शुरू में नहीं, हमने शुरू में एनिमेशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि देयर इज़ नो रियल सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ एरे। याद रखें, देयर वाज नो रियल सीक्वेंस ऑफ फिलिंग एरे, सो हैशिंग इज़ नॉट रियली यूजफुल ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस। जहाँ हमें पास सीक्वेंस नहीं आएगा, हैशिंग वहाँ काम नहीं करेगा। As long as the interface to data structure remain the same, different internal implementation does not really matter for the client perspective. Occasionally, somebody might be interested in knowing the internal implementation of your data structure because the might be important for him in order to use your data structure. अब जी हम चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का होता क्या है? किसी चीज़ को या किसी डेटा को पुट करना एक सर्टेन ऑर्डर और एक सीक्वेंस, यानी तरतीब वाइज किसी चीज डेटा को पुट करना सॉर्टिंग कहलाता है। याद रखें, इन केस ऑफ मिन हीप यानी मिनिमम हीप, इफ वी कीप ऑन रिमूविंग एलिमेंट वन बाय वन वी गेट डेटा एंड सॉर्टेड एरर। अब सॉर्टिंग इज सो यूजफुल देन that in 80 or 90% of computer application, अब ये 80 और 90% of computer application में पाया जाता है, there in one form or the other. Normally sorting and searching go together. Lot of research has been done on sorting. You can get lot of stuff on the different sources. अब ये हाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग का जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे जितने भी लेक्चर चलेंगे ये सारा प्रोसीजर इसमें आएगा। अब हमें उन्होंने एक एरे टेबल दिया, अब हमें बताया जी, कहा गया इंटीजर्स दिए गए एरे के अंदर और कहा कि इसे सॉर्ट करें। अब कैसे सॉर्ट होता है? हमारे पास था 28, 5, 10, 7। एक रूल होता है कि सबसे पहले हमारे पास मिनिमम आता है। मिनिमम आएगा तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5, फिर हम सॉर्ट करेंगे 7 लिखेंगे, 8 करेंगे, यानी छोटे से बड़ा। छोटा हमारे पास 5 है, फिर हमारे पास 7 आ गया, फिर हमारे पास 8 आ गया, 10 और 20। इस तरह हम सॉर्टिंग करते हैं। ये बहुत इजी था, हम आगे चल के इसे करेंगे। अच्छा, एक और आपके पास था जी एलिमेंट्री सॉर्टिंग एल्गोरिथम। अब इसके अंदर वो एक क्वेश्चन आपके पास था कि व्हाट आर द एलिमेंट्री सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ये डिस्कस एलिमेंट्री सॉर्टिंग एल्गोरिथम। याद रखें, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्ट सॉर्ट और बबल सॉर्ट, ये तीन हमारे पास एलिमेंट्री सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैं। कि 2016 के पेपर में से बहुत ज़्यादा थे। आपका पेपर बेसिकली रिपीट होता है। अब जी पुट एन these algorithms have been put as elementary because these are very simple. अब इन्हें एलिमेंट्री में क्यों रखा गया? क्योंकि ये बहुत सिंपल थे। हम इन्हें बेस लाइन के थ्रू काम एक्ट करवा सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं अदर एल्गोरिथम के टू फाइंड अ बेटर एल्गोरिथम। अब सिलेक्शन सॉर्टिंग होता क्या है? अब इसमें हम पहले यूज़ करते हैं जी, सेलेक्ट करते हैं ना छोटे वाले को, यानी छोटा नंबर क्या होगा, फिर हम उसे सॉर्ट करके नेक्स्ट में ऐड करेंगे और फिर हम नेक्स्ट से उसे आगे बढ़ाएंगे। यानी कि हम शुरू छोटे को ढूंढेंगे, फिर उससे बड़े को लेंगे, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को, यूँ हमारे पास अरेंजमेंट सिलेक्शन सॉर्टिंग की आ जाएगी। इसके बाद हम थोड़ा सा और सिलेक्शन सॉर्टिंग को देख लेते हैं। वही चीज़ जो यहाँ मैंने आपको बताई थी। ये लेक्चर नंबर आपका सेकंड शुरू हो गया है 44। तो चले जी, होप्स आपको समझ आएगा। जो चीज़ नहीं समझ आ रही मुझे पूछ लीजिएगा। आपका फाइनल टर्म के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट था लेक्चर नंबर 43। अब हम मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।